Mic testing. Mic testing. Good evening, Rakesh. Everything is okay, Rakesh. Thank you, Rakesh, for your kind information and permission to start the class. So, Rakesh, with a kind observation and consideration, can we have the permission to start this session? Everything is okay, Rakesh. Thank you, Rakesh, for your kind information and permission to start the class. चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़े थे कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम महत्वपूर्ण सम्राट थे उनका नाम था दशरथ। उनका नाम था दशरथ। ठीक है। सो ही वॉज द लास्ट important king of the Mauryan dynasty। अब हम लोग शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी, शुंग राजवंश का चर्चा हम लोग चालू करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं कि दशरथ के बाद जो भी शासक आए वो बहुत ही निर्बल थे और सबसे अंतिम मौर्य के शासक थे बृहद्रथ। और इनका 184 ईस्वी में 184 बीसी में 184 ईस्वी में पुष्यमित्र द्वारा हत्या कर दिया गया। मीन्स इन 184 BC पुष्यमित्र assassinated, or you can say killed, the last Maurya king Brihadrath, and he established the Shunga dynasty। और पुष्यमित्र ने ही या पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग राजवंश की स्थापना की। हम लोग आगे देखते हैं बच्चों कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बृहद्रथ के, ये जो शासक आपके बृहद्रथ थे, ये जो शासक आपके बृहद्रथ थे उनके प्रधान सेनापति थे, या कहिए अंग्रेजी में
कमांडर इन चीफ थे, प्रधान सेनापति थे। ऐसा था कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और शुंग राजवंश का आना ब्राह्मणों का उत्थान का एक काल माना जाता है। As we have discussed earlier, that in Mauryan dynasty there was a reaction against the Buddhist religion by the Brahminical cult, because all sorts of puja, sacrifices, yag and everything was stopped or was not given much importance during the Mauryan age. And it is such, the reaction of Brahmins were evident in पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग खुद एक ब्राह्मण, पुष्यमित्र शुंग खुद एक ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग के बाद 9 शासक इस वंश में आए, जिसमें से 3 शासक के बारे में इतिहास को कोई प्रमाण नहीं मिलता है। We do not get much concrete evidence about the 3 rulers of Sung dynasty, but altogether we can say there were total 9 rulers who ruled over the Sung dynasty. Sung वंश में करीब 9 शासक थे जो इस वंश के तहत राज अधिकार किए। इनमें से 3 शासक के बारे में इतिहास में कोई खास प्रमाण नहीं मिलता है, इसीलिए ये चर्चा के विषय नहीं होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है, ये सुंग जो है एक ब्राह्मणवाद का एक वंश है। एक दिन क्या हुआ, बृहदत्त सेना की निरीक्षण कर रहे थे और सेना की निरीक्षण करते समय ही पुष्यमित्र जो हैं बृहदत्त को धोखे से हत्या कर दिए। एंड देन पुष्यमित्र शुंग बिकेम द किंग। वो मगध के गद्दी पे बैठे, लेकिन वो ये इंपॉर्टेंट है कि चूंकि वो सेनानी के नाम से विख्यात थे, ही वॉज मोर नोन एज सेनानी, तो मगध के गद्दी पर बैठने के बाद भी वो राजा पद नहीं अपनाए। तो पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, डिड नॉट यूज द टाइटल किंग, राजा की उपाधि नहीं लिए और वो अपने आप को सेनानी के नाम से ही ज्यादा कहलवाना चाहते थे। तो पहले जो राजा हुए शुंग राजवंश के, शुंग डायनेस्टी के, वो जो है सेनानी पुष्यमित्र शुंग हुए। अमरिंदर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अमरिंदर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अमरिंदर, Amrinder, is there any problem? Is there any problem, Amrinder?
चलिए देखिए, तो इस समय हम लोग देखते हैं कि शुंग काल में शुंग डायनेस्टी में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ मीन्स during Sunga times we find that Sanskrit rose to its preeminence and it took a very prime position in the language of the courts. You can say that there was a revival of Sanskrit language in Sunga times. और आप जो मनुस्मृति की बात करते हैं, मनुस्मृति का जो वर्तमान रूप है, द लेटेस्ट अपडेटेड पोजिशन ऑफ मनुस्मृति वॉज डन ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। शुंग काल में संस्कृत का उत्थान हुआ, संस्कृत रोड्स टू इट्स प्रीएमिनेंट लैंग्वेज, और जो मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप आज हम लोग देखते हैं, ये वर्तमान स्वरूप का निर्माण शुंग काल में ही हुआ। द अपडेटेड वर्जन ऑफ मनुस्मृति was during this time only. अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये बच्चों कि शुंग काल को यदि समअप करना है तो शुंग काल में ब्राह्मण संस्कृति का उत्थान हुआ, संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ, सनातन जो धर्म का यज्ञ है, प्रतिष्ठान है, हवन है, वो सारा जो है फिर से हमारे संस्कृति में सामने आ गया। और इसलिए इस काल को वैदिक प्रतिक्रिया या वैदिक पुन जागरण या वैदिक रिवाइवल या वैदिक रेनेसा या वैदिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस काल को हम लोग बहुत सारे शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि वैदिक प्रतिक्रिया, जैसे कि वैदिक पुनर्जागरण, जैसे कि वैदिक रिवाइवल, जैसे कि वैदिक रेनेसा, जैसे कि वैदिक रिएक्शन। क्योंकि इस काल में हम लोग ब्राह्मण वेद प्रैक्टिसेस, जो वेद के परंपरा है, संस्कृत भाषा का जो उत्थान है, वो सारा हम लोग को देखने को मिलता है। इस वंश के अंतिम शासक हुए देवभूति। इस वंश के अंतिम शासक हुए देवभूति। देवभूति was the last king of this dynasty. Devbhuti was the last king of this dynasty,
and he was murdered by a person known as Vasudev, देवभूति सुंग वंश के अंतिम शासक थे और वसुदेव नामक सचिव ने इनकी हत्या कर दी थी। ये यही वसुदेव हैं जो 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना किए। Vasudeva was no more but the same person who established the Kanv dynasty. हम लोग सुंग वंश में बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परिवर्तन हुए हैं जो जानने लायक है। ये पॉइंट एकदम डिबेटेबल नहीं है कि सुंग वंश जो है ब्राह्मण उत्थान, ब्राह्मण काल, ब्राह्मण धर्म के पूर्ण जागरण के नाम से जाना जाता है। कला के क्षेत्र में जो मानव आकृति बनाने की जो परंपरा चालू हुई वो सुंग वंश से ही हुई। इन द फील्ड ऑफ आर्ट, in the realm of art, the style of making human figures started in Sung dynasty only. हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। दूसरा, देखिए ये छठ का समय है। एक और महत्वपूर्ण चीज कि आप गरुड़ और सूर्य का जो चित्र देखते हैं, द प्रेजेंट फिगर टुडे व्हेन यू पिक्चराइज द सन गॉड अलोंग विद गरुड़, तो ये गरुड़ और सूर्य देवता का जो चित्र है सुंग वंश में ही चालू हुआ था। तो कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। चूंकि ये ब्राह्मण काल था तो सूर्य के चित्रों में भी, सूर्य के पिक्चर में भी इंपॉर्टेंट चेंज आया। दूसरा महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं कि आज जो हम लोग श्री लक्ष्मी जी की आकृति देखते हैं, आज जो हम लोग श्री लक्ष्मी जी का चित्र देखते हैं, प्रेजेंट डे दिवाली के समय जो आप लक्ष्मी जी का चित्र मूर्ति आप देखते हैं, उसका चित्रण जो है सुंग वंश में ही चालू हुआ था। और ऑब्वियसली जो है महत्वपूर्ण, आप 8 में पढ़ चुके होंगे, जो महत्वपूर्ण स्तूप सब जो बने हुए हैं वो सारा सुंग के समय में ही स्तूप बना है। आप देखेंगे कि हम लोग चलते हैं, अपने आप को बोध गया के मंदिर में अपने आप को लेके चलते हैं और बोध गया के मंदिर के चारों ओर आपको पाषाण वेदिका मिलेगा। चारों ओर बोध गया के चारों ओर आपको स्टोन रेलिंग मिलेगा, पाषाण वेदिका जिसको कि हम लोग कहते हैं, ये टर्म हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें ये पाषाण वेदिका या स्टोन रेलिंग जिसमें आपको कमल का चित्र मिलेगा, राजा रानी पुरुष पशु बोधि वृक्ष सबका स्टोन रेलिंग पे चित्र मिलेगा। ये सारा कुछ जो है सुंग डायनेस्टी में के समय का ही है। एवरीथिंग was made at the time of Sung dynasty. सुंग डायनेस्टी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इनके आर्थिक शब्दावली में भी हुआ। ट्रेड था, व्यापार था और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।
गोल्ड कॉइन्स को स्वर्ण मुद्रा को बोला जाता था निष्क। स्वर्ण मुद्रा को बोला जाता था निष्क। दिनार सुवर्ण मात्रिक। तो इस समय गोल्ड कॉइन्स का बहुत नाम आया। इस समय स्वर्ण मुद्राओं का हम लोग नाम में परिवर्तन देखते हैं, और वो है आपका निष्क, दिनार, सुवर्ण, मात्रिक। ये सारा नाम गोल्ड कॉइन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्वर्ण मुद्राओं के लिए ये सब सारा नाम जो है इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि तांबे का सिक्का भी प्रचलित था। तांबे का सिक्का भी प्रचलित था। कॉपर कॉइन्स was also prevalent during this time, और कॉपर कॉइन्स को इस समय काशा पर्ण के नाम से जाना जाता था। कॉपर कॉइन्स at this time was known as काशा पर्ण। तो तांबे का सिक्का भी महत्वपूर्ण था, और तांबे के सिक्के को काशा पर्ण के नाम से जाना जाता था। So copper coins were known as काशा पर्ण during this time. उसी तरह चांदी का सिक्का, याद लिखिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा। सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्कों को पुरान अथवा धारण शब्द से पुकारा जाता था। पुरान अथवा धारण शब्द से पुकारा जाता था। तो सिल्वर कॉइन्स at the time of Sung dynasty was known as पुरान और धारण। आप लोग लिख लिए बच्चों? ये सब लिख लिए स्टूडेंट्स? ये सब लिख लिए स्टूडेंट्स? आगे बढ़े। सुंग काल में बाल विवाह प्रचलित था। चाइल्ड मैरिज वॉज प्रेवलेंट ड्यूरिंग सुंग टाइम्स, और कन्याओं का, लड़कियों का, बेटियों का विवाह 8 साल से 12 साल के बीच में हो जाता था। अब जो है सुंग काल में कला भी उत्कृष्ट था। भारूद, सांची, बोध गया, ये सारा जो उदाहरण है कि हाउ आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द सुंग टाइम्स। इसी समय महाभाष्य और मनुस्मृति का अंतिम स्वरूप दिया गया।
means the final touch, the final finishing touch to Mahabhash and Manusmriti was given during this time. It is said that the rulers of Sung dynasty were arrogant towards Buddhist. जो सुंग काल के शासक थे वो बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ही आक्रामक थे, और इसीलिए जब भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ तब बौद्ध धर्म के लोग यवनों का साथ दिए. It is said that Sung dynasty, the rulers of Sung dynasty were very arrogant and antagonized towards the Buddhist followers. And because of this, when the Greeks attacked India, Buddhist people of this region, they had sympathy, and in fact they helped Greek to conquer this area. तो बौद्ध धर्म का भी एक हम लोग प्रतिक्रिया देखते हैं. कहा यह भी जाता है कि राजा अशोक बौद्ध धर्म के लिए 84,000 स्तूप का निर्माण किए थे. एंड पुष्यमित्र सुंग जो है इन सारे 84,000 स्तूप को नष्ट करवा दिए, तुड़वा दिए. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन वी सी इट इन सुंग टाइम्स. एंड ये जो आपका डायनेस्टी है, जो सबसे पहले जो शासक थे पुष्यमित्र, ये करीब 36 वर्ष पुष्यमित्र रूल्ड फॉर 36 years, and in 148 BC his rule came to an end. तो पुष्यमित्र सुंग died in 148 BC after ruling for 36 years. पुष्यमित्र सुंग जो हैं 36 वर्ष के शासन के बाद 148 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो जाता है. उसके बाद जो शासक आते हैं पुष्यमित्र सुंग के बाद, उनमें से प्रमुख हैं आपके अग्निमित्र जो हैं पुष्यमित्र के पुत्र थे. He was son of पुष्यमित्र, and ये विदिशा के उपराजा भी थे. And he ruled for around 8 years. तो पुष्यमित्र के बाद जो दूसरे राजा हुए, he was पुष्यमित्र son अग्निमित्र. अग्निमित्र के बाद जो दूसरे राजा हुए उनको हम लोग वसु ज्येष्ठ या सुज्येष्ठ के नाम से जानते हैं. वसु ज्येष्ठ या सुज्येष्ठ. He was the third king. और जो चौथे राजा हुए उनका नाम था वसुमित्र. ये थे आपके चौथे राजा. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, वसुमित्र इज इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये ही डिफीटेड द ग्रीक्स, ये यवनों को पराजित कर दिए थे.
ये यवनों को पराजित किए थे। वसुमित्र के समय यवनों का फिर से आक्रमण हुआ था और यवनों को पुष्यमित्र भी हराए थे और वसुमित्र भी हराए थे। और एक दिन नृत्य देखते समय एक आदमी थे जिनका नाम था मुजदेव। एक आदमी था जिनका नाम था मुजदेव। वो वसुमित्र की हत्या कर देते हैं। सो वसुमित्र was killed by a person known as मुजदेव। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक लिख लिए आप लोग? समझ में आया और लिख लिए? समझ में आया और लिख लिए? यहां तक समझ में आया और लिख लिए? यहां तक समझ में आया, लिख लिए? अब देखिए, तो पुष्यमित्र पहले राजा थे, सेकंड राजा वाज अग्निमित्र, थर्ड वाज वसुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ एंड फोर्थ वन वाज योर वसुमित्र। अब चलते हैं तीन राजा के बारे में उतना स्पष्ट हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन वसुमित्र के बाद जो वसुमित्र के बाद आए आपके भद्रक। वसुमित्र के बाद आए आपके भद्रक। फिर उसके बाद आए पुलिंदक। फिर उसके बाद आए घोष। फिर उसके बाद आए वज्र मित्र। फिर उसके बाद आए वज्र मित्र। तो इस तरह से जो है सीक्वेंस राजाओं का है। और ये वज्र मित्र के समय में तक्षशिला में एक ग्रीक राजा हुआ करते थे, एक यूनानी राजा हुआ करते थे, एक यवन राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था एंटियालकिडस। जिनका नाम था एंटियालकिड्स, जिनका नाम था एंटियालकिड्स। और इनका राजदूत था, इनका एम्बेसडर था हेलियोडोरस। इनके राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। इनके राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस जो हैं वज्रमित्र के दरबार में आए थे। और वज्रमित्र की हत्या उन्हीं के मंत्री वसुदेव द्वारा कर दिया गया था। So students, the seventh king was, as per the sources, the seventh known king was Vajramitra.
वज्रमित्र के समय तक्षशिला में एक ग्रीक राजा हुआ करते थे, यवन राजा हुआ करते थे, यवन किंग हुआ करते थे, जिनका नाम था एंटियालडिस। और यही एंटियालडिस जो हैं अपने राजदूत हेलियोडोरस को वज्रमित्र के यहां भेजे। हालांकि वज्रमित्र बहुत विलासी राजा थे, he was a person with all the vices, और इनकी हत्या वसुदेव द्वारा कर दी गई थी। तो he died at the hands of वसुदेव। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट? यहां तक थोड़ा सा पॉलिटिकल जो है क्रोनोलॉजी समझ में आया? प्लीज टेल मी यस और नो या। ओके, कैन वी टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट स्टूडेंट्स? यदि 5 मिनट देंगे, देखिए बच्चे, इसीलिए हम बच्चों से पूछते हैं कि भैया छठ का पर्व है, क्लास ले या ना ले। अब 2-3 स्टूडेंट हैं, अब यदि क्वेश्चन यदि आ जाता है तो क्या करें? चलिए, लेट्स मीट इन 5 मिनट्स।